स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे आज के सेशन में। तो आज हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आज से क्या करेंगे, मैपिंग को भी स्टार्ट करेंगे, ताकि पीसीएस जब तक प्रीलिम्स तक हमारी करंट अफेयर्स के साथ साथ जो पिछले एक वर्ष में करंट अफेयर्स में मैप से जुड़ी जगह रही हैं उनको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे। तो आज पहला जो न्यूज़ हम कवर करेंगे वो है वक्फ संशोधन अधिनियम। तो वक्फ क्या है, सबसे पहली बात तो होता क्या है कि इस्लामी परंपरा का ये शब्द है वक्फ। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अपनी संपत्ति को किसी धार्मिक कार्य के लिए या सेवा सेवा के लिए, जैसे लोगों की सेवा, इन सब के लिए दान में दे दे, तो इसे ही कहते हैं वक्फ। अब इसके लिए 1995 में एक विधेयक आ चुका था, जिसमें सरकार ने अब चेंज कर दिया है। अब चेंज किया है क्यों? क्योंकि पारदर्शिता को लेकर पहले वाले विधेयक में पारदर्शिता नहीं थी, तो लंबी बहस के बाद ये विधेयक पारित हो गया। अब इसमें क्या चेंज हुए हैं वो देखते हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव हुआ है कि महिलाओं को भी, जैसे वक्फ बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है जो पूरे को संचालित करेगा उस संपत्ति को, तो वक्फ बोर्ड में अब महिलाएं भी शामिल होंगी। होंगी कौन? ये मुस्लिम महिलाएं। पर पहले नहीं था ऐसा। तो 2 मुस्लिम महिलाएं शामिल होंगी, और इम्पोर्टेंट क्या है, 2 गैर मुस्लिम लोग भी इस बोर्ड में शामिल होंगे। तो ये नया जो संशोधन है, इसके साथ साथ संपत्ति का सत्यापन होगा कि जो व्यक्ति संपत्ति दे रहा है क्या उसकी संपत्ति है कागजी रूप से, और अगर इस पे कोई विवाद वगैरह होता है तो क्या होगा, 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में भी जाने का प्रावधान है। तो ये वाली चीज़, और इसके साथ साथ जो बोर्ड है उसकी शक्तियों में कटौती की गई है, क्योंकि अब संपत्ति की जो शक्तियाँ हैं उनके लिए सरकार, जो बोर्ड होगा, पहले बोर्ड अपने सदस्यों को चुन लेता था, अब क्या होगा, सरकार द्वारा नामित भी होंगे सदस्य। तो बोर्ड में सरकार के द्वारा नामित होंगे, तो इससे क्या होगी, पारदर्शिता बढ़ जाएगी। तो ये देखा हमने पहला न्यूज़। दूसरा न्यूज़ है जो हमारा, वो है अफस्पा को लेकर। तो ये पॉलिटी में हम काफ़ी पढ़ते हैं, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। अब इसका क्या मतलब हुआ अफस्पा का, कि अगर किसी क्षेत्र में ऐसा पता चलता है कि वो क्षेत्र अशांत है, तो क्या होता है, उस क्षेत्र में अशांत क्षेत्र के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार, दोनों सरकारें उस क्षेत्र को अफस्पा के अंतर्गत लागू कर देती हैं। इसका क्या मतलब होता है कि उस क्षेत्र में एक तरीके का ये सैन्य शासन लागू हो जाता है, जिसके द्वारा क्या होगा, उस क्षेत्र को शांतिपूर्ण रूप से स्थापित किया जाए, तब तक ये लागू रहेगा। तो हुआ क्या है अभी, गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, अब इस एरिया में, पूरा नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में हमेशा से ही अपस्पा ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ जनजाति क्षेत्रों में अशांति ज़्यादा रहती है। तो मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्र जो हैं, ऐसा नहीं है पूरे ज़िले में लगता है, पूरे राज्य में कई हिस्सों में लगा दिया जाता है राज्य के। तो 1 अप्रैल से 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, जहाँ लगा हुआ करता था। तो अफस्पा है क्या, कब आया था, 1958 में आया था। अब समझ सकते हैं, देश आज़ाद हुआ था तो देश के कई हिस्से स्वतंत्रता की मांग या ऐसे आंदोलन चलते थे, हिंसक घटनाएं होती थी, तो उसके लिए 1958 में अफस्पा लाया गया। अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद क्या होता है, सशस्त्र बल जो सेना को होते हैं उन्हें विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। अब अशांत क्षेत्र घोषित करने के पीछे प्रावधान क्या है, कौन से घोषित किए जाएंगे, तो धारा 3 ये कहती है कि धर्म, नस्ल, भाषा, जाति के आधार पर अगर विवाद होते हैं तो उसे ही कहते हैं अशांत क्षेत्र। धर्म, नस्ल, भाषा, इनके आधार पर कौन करता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। न्यूनतम अवधि क्या होती है, तो कम से कम 3 महीने की न्यूनतम अवधि होती है, मतलब एक बार लागू होने के बाद 3 महीने तक कम से कम लगा रहेगा। तो ये है इम्पोर्टेंट इसके बारे में। तो अब सशस्त्र बल जब का ये अफस्पा कानून लागू हो जाएगा, तो विशेष शक्तियाँ क्या होती हैं सेना के पास, कि 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा होने पर रोक लगा सकते हैं, क्योंकि 5 या ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं तो मतलब हो सकता है कोई अशांति फैलाएं, कुछ करें, तो क्या होगा, 5 या उससे ज़्यादा लोग होंगे, उन्हें इकट्ठा होने पर रोक लगा दी जाती। कानून के उल्लंघन पर गोली चलाने तक की शक्ति होती है, और केवल उचित संदेह के आधार पर बिना वारंट के हुए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी कारण इसका विरोध होता है। कई बार कहा जाता है, मतलब जो न्यूज़ में रहता है करंट अफेयर्स वगैरह में, कई बार कुछ लोगों को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है।
बिना वारंट के किसी की घर की तलाशी और इन सब मतलब परिसर में तलाशी हो या हथियार रखने पर प्रतिबंध, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। ये अफस्पा कब आया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बदल है दल बदल कानून। अब हम करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ रहे हैं इसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करी है कि स्पीकर, चूंकि दल बदल का अधिकार किसके पास होता है, स्पीकर को, दल बदल के अंतर्गत। तो स्पीकर अगर दल बदल की याचिकाओं में देरी करता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कार्यवाही कर सकता है। असल में हुआ क्या है, कई बार जो स्पीकर होते हैं वो सालों बैठे रहते हैं विधेयक पे, जो दल बदल के जो होते हैं संबंधित विवाद, उन पे कोई फैसला ही नहीं देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा नहीं हो सकता है, तो फैसला देना पड़ेगा। तो अब अगर हम देखें दल बदल को, तो पॉलिटी में पढ़ते ही है कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 95 में इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है कि पार्टी द्वारा विधेयक, जो विधायक होते हैं वो पार्टी बदलने पर जो उत्पन्न अस्थिरता आती है उसे रोकने के लिए ये लाया गया था, ताकि वो दल बदल ना हो, आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए ये लाया गया था। बाकी डिटेल तो पॉलिटी में पढ़ते ही हैं इसे। अब अयोग्यता का आधार क्या होता है कि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक स्तर पर खुद से पार्टी को छोड़ दे तो वो भी अयोग्य हो जाएगा। विरोधी मतदान कर देता है, मतलब अगर मान लो जैसे किसी पार्टी का कोई सदस्य और उस पार्टी के विरोध में वोट दे दे तो क्या हो जाएगा, वो भी अयोग्य माना जाएगा। निर्दलीय सदस्य का चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल होना और मनोनीत सदस्य का 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होना, ये सभी अयोग्यता के प्रावधान है। अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है कि अयोग्यता का जो भी निर्धारण करता है वो अध्यक्ष करता है, स्पीकर, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं थी, इस वजह से ये देरी करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है देरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखें अगला न्यूज़ है, मतलब इसी में जो केस इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे हम पढ़ते हैं केशवानंद भारती केस जो मूल अधिकार से संबंधित, वैसे ये केस दल बदल से जुड़ा हुआ है, वो है 1993 का किहोतो होलोहान मामला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष के निर्णय को ये कहा था वो न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मतलब क्या हुआ, अगर अध्यक्ष कोई ऐसा निर्णय देता है स्पीकर जो लगता है कि वो दल बदल के विरोध में दे दिया गया, मतलब किसी पार्टी के पक्ष में दे दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। ये किहोतो होलोहान मामले में कहा गया था। ऐसे ही 2020 में आया था कीसम मेघचंद्र सिंह मामला। तो किहोतो होलोहान हमें कम से कम याद रखना है। इसके बाद देखें P4 पहल। अब P4 पहल क्या है, आंध्र प्रदेश की सबसे पहली बात पब्लिक प्राइवेट प्यूपल पार्टनरशिप। इन तीन को तो हम पढ़ते ही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें एक P और जोड़ दी गई है, वो है पब्लिक प्राइवेट प्यूपल पार्टनरशिप। अब इसमें क्या है, मेन उद्देश्य P4 पहल का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। P4 पहल का उद्देश्य है 2029 तक राज्य में, किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में गरीबी को समाप्त कर देना है। कब तक, 2029 तक, मतलब अगला चुनाव होगा केंद्र में तब तक। असमानता को पाटना, सभी व्यक्ति बराबर के हिस्सेदार हों, तो इस वजह से असमानता को घटाना है। तो अच्छा उद्देश्य है, तो इस वजह से एग्जाम में भी आ सकता है। और ये पहल जो आंध्र प्रदेश का एक विजन है, स्वर्ण आंध्र विजन 2047, जैसे भारत का है ना विकसित भारत एट 47, वैसे ही है स्वर्ण आंध्र विजन जो है 2047 के अनुरूप ये लाया गया है। तो पूछा जाएगा P4 क्या है, व्यापार के लिए, किसके लिए, तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद इकोनॉमी से जुड़े करंट देखें तो अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए गए हैं। जैसे भारत पे पहले 27% लगाया गया, अब तो 50 तक जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, तो अमेरिका ने क्या किया, अब आयात पर, जो अमेरिका आयात करता है उस पर 10 से लेके 49% तक का पारस्परिक टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसे कहते हैं, वो लगाया गया। अब ये पूछा जा सकता है वो किस वजह से लगाए, किस अधिनियम के अंतर्गत। तो अमेरिका में एक अधिनियम है अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का उपयोग किया गया है। मतलब ट्रंप ने ऐसा दिखाया कि अगर ये टैरिफ नहीं लगाए जाते हैं तो मतलब देश में स्थिति, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, तो आपातकालीन जैसी स्थिति है। तो 1977 का उनका अधिनियम है, उसके अंतर्गत लगाया गया है। तो अगर ये पूछा जाए कब का अधिनियम है, तो उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल बताया है जो अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। तो ये याद रखना है। कौन सा टैक्स है, इसका नाम याद रखना है, इसे कहते हैं पारस्परिक टैरिफ कहते हैं इसे। और 10 से 49% का भी लगाया गया है ज़्यादातर देशों पे। इसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ये क्या होते हैं, सोचो जैसे सब्जी मंडी होती है, उसमें कीमतें घटती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, वैसे ही बाज़ार में भी तो होता है।
ऐसे सोचो, पैसे का एक बाजार है जिसमें कीमतें पैसे का कभी पैसा ज़्यादा हो जाता है, कभी पैसा कम हो जाता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में तो दुकानदार होते हैं। अब यहाँ पे कौन होगा देश में? आरबीआई। तो आरबीआई उस रुपए को कंट्रोल करता है और उसी कंट्रोल करने की पावर को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसे कि इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो मार्केट में मतलब बाजार में पैसा है कम, तो आरबीआई मार्केट में पैसा डालने के लिए क्या कर सकता है? आरबीआई मार्केट में पैसा देगा, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई कुछ अपने जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के जीसैक होते, गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हें खरीद लेगा, मतलब कुछ चीज़ की खरीद करेगा तो वो किसी को रुपए देगा, बैंकों को मतलब रुपए देगा। तो बैंक फिर वो रुपए किसे देंगे? लोन के रूप में। तो मार्केट में रुपए आ जाएगा। जहाँ मार्केट में रुपए कम था वो रुपए अब ज़्यादा आ जाएगा। ऐसे ही सोचो, मार्केट में अगर रुपए ज़्यादा है, और मार्केट में रुपए ज़्यादा का मतलब क्या है? लोग ज़्यादा कीमत पर चीज़ें लेंगे। अगर लोगों के पास रुपए ज़्यादा है तो 10 वाली चीज़ लोग 11 की भी लेंगे। तो क्या होगा? महंगाई से बढ़ती चली जाएगी एक टाइम महंगाई। तो आरबीआई इस रुपए को निकालने के लिए क्या करता है? रुपए को अपने पास मंगा लेता है। वो कैसे मंगाएगा? वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो बेचेगा। अब लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या बैंक वाले क्यों रुपए देंगे गवर्नमेंट आरबीआई के पास? क्योंकि क्या होता है, आरबीआई की जो सिक्योरिटी होती है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक क्या करता है? बैंक लोगों को लोन देना रिस्की होता है, तो आरबीआई के पास अपना रुपए जमा कर देगा ताकि उसे इंटरेस्ट एक मिलता रहे। तो इसे ही कहते हैं इन सबको ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके कारण क्या होता है? आरबीआई जी सैक की खरीद करती है। इसमें आम लोग डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं होते, क्योंकि आम लोग आरबीआई से थोड़ी ना लोन ले सकते दे सकते, पर ये सब होता है बैंक के जरिए। तो उसी में क्या हुआ है, ये अभी खरीद फरोख्त हुई है, तो इस वजह से अभी ये करंट अफेयर्स में रहा है। तो क्या है? ओ जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खरीद। तो क्या होता है, जब आरबीआई को बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है तो नॉर्मल सी बात है, बैंक में मतलब रुपए देगा बैंक को, तो उसके बाद मार्केट में तरलता आ जाती है, उसका उल्टा दूसरी साइड हो जाएगा। इसके बाद है नीति NCAER, जो ये क्या है? एक पोर्टल है। अब नीति आयोग को तो हम जानते ही हैं पहले से, पर इस संस्था को कम सुनते हैं। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नाम क्या है? अनुसंधान इसका परिषद है। तो अनुसंधान परिषद ये क्या कर रहा है? रिसर्च वगैरह करता है। तो ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान संगठन है। ऐसे नीति आयोग है, उसी प्रकार से पुराना एक अनुसंधान संगठन है NCAER। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो अब इन दोनों ने, नीति आयोग और NCAER ने मिलकर एक पोर्टल बनाया है। पोर्टल में क्या होगा? इसका नाम रख दिया गया है नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल। मतलब क्या है? राज्यों का एक डाटा रहेगा आर्थिक। यह पोर्टल 1990 से 2002 तक, 3 तक, मतलब 2022-23 तक का 30 वर्षों के विभिन्न सारे आंकड़े, डेटा इसमें भंडार रहेंगे, ताकि वहाँ पे कौन सी चीज़ें जैसे आर्थिक स्थिति, राज्य की सामाजिक स्वास्थ्य, इन सब की जांच वगैरह हो सके और सब डाटा वगैरह रखा रहे यहाँ पे। तो ये याद रखना है। कब बना था ये संस्थान? 1956 में ये बना था। तो NCAER, तो इसे याद रखना है। और ये स्वतंत्र एक निकाय है और सब आंकड़े रखता है। अगला विज्ञान से जुड़े देखें तो फोटोनिक चिप के बारे में एक न्यूज़ आई है। अब मेन बात है, जब हम आज बात करते हैं मोबाइल की, लैपटॉप की या कंप्यूटर वगैरह कुछ भी, इनमें जो चिप यूज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक चिप। अब इलेक्ट्रॉनिक चिप्स क्या होता है? चिप में कि इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है, मतलब जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बहाव होता है। अब इलेक्ट्रॉन का बहाव को हैक किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, मतलब उसमें समस्या आ सकती है। अब क्या हो रहा है, नई चिपें जो अगली पीढ़ी की आएंगी वो फोटोनिक चिपें आएंगी। अब फोटोन तो जानते ही हैं, प्रकाश। तो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तेज़ी से जा सकता है। तो इन चिपों में ज़्यादा तेज़ी से, मतलब जो लाइट से डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस वजह से फोटोनिक चिप का उपयोग को और उनके अनुसंधान को सरकार बढ़ावा दे रही है। तो याद रखना, पहले की जो चिपें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन चिपें होती हैं। अब क्या होंगी, नई वाली जो चिपें आएंगी आगे से वो फोटोन चिपें होंगी, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, अल्ट्रा हाई स्पीड में चल सकता है। तो ये अच्छा डाटा देगा, इसे हैक करना भी मुश्किल होगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद है शनि के नए चंद्रमा। तो शनि ग्रह पर 128 नए चंद्रमाओं की खोज की है। किसने? ताइवान के खगोलविदों ने। अब ये हुआ क्या, पहले से ही हम तो जानते हैं कि
पहले से जो चंद्रमा थे शनि के अब एकदम से कहाँ से आ गए। तो हुआ क्या था कि चंद्रमा पे ऐसा तो है नहीं गया है कोई या उसके आसपास, हमने फोटो के द्वारा जो स्थायी चंद्रमा थे उन्हें तो पता था। अब क्या हुआ है, चंद्रमा के कुछ अस्थाई चंद्रमा हैं शनि के, जो कुछ अस्थाई चंद्रमा है उनकी खोज की गई है। मतलब असल में क्या किया है, ताइवान के वैज्ञानिकों ने ऐसे करके 2-4 मैपों को एक साथ रखा है, ऐसे समझ लो तस्वीरों को, और उन तस्वीरों के बाद ये पता चला है कि जैसे शनि ग्रह है, इस शनि ग्रह के चारों ओर गोलाकार रूप से, क्योंकि चंद्रमाओं का क्या मतलब होता है, भूमध्य रेखा के मतलब भूमध्य रेखा के आसपास ऐसे करके घूमते रहेंगे। पर जो अभी चंद्रमा खोजे गए हैं ये ऐसे घूम रहे हैं अंडाकार कक्षा में, और ये अस्थाई हैं, स्थायी नहीं है। तो इनकी नई खोज हुई है। तो चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप से छवियों की स्केटिंग जो की गई है उपयोग किया गया है। इसमें क्या है, अनियमित है ये चंद्रमा, कैसे हैं, अनियमित है, ये बात याद रखनी है, स्थायी वाला नहीं है। पर इसके बाद क्या हो गया, अब चंद्रमाओं की सबसे ज़्यादा संख्या किसकी हो गई है, शनि का, क्योंकि अभी बृहस्पति के 95 के आसपास हो गए हैं, शनि के 128। अगला देखें न्यूज़, ऑपरेशन ब्रह्मा, जिसे हमने कवर किया है। म्यांमार में भूकंप आया था तो हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। इसके बाद है कुछ और ऑपरेशन जो पहले चलाए हैं ये आ सकते हैं, जैसे ऑपरेशन अजय, इजराइल और हमास के दौरान जो भारतीय नागरिकों को निकाला गया था वो ऑपरेशन कौन सा था, अजय 2023 में। तो इजराइल वाला याद रखना अजय। ऐसे ही ऑपरेशन कावेरी जो 2023 में था। इसमें क्या था, सूडान के में जो भारतीय फंसे थे, तो सूडान में गृह युद्ध चल रहा है तो भारतीयों को निकालने के लिए कावेरी। तो अजय और कावेरी 2023 के ही हैं। अजय किससे है, इजराइल से निकाले गए भारतीय, और कावेरी में सूडान से निकाले गए। इससे पहले चला था ऑपरेशन गंगा, ये चला था रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा था, उसके बाद यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा था। 2015 में ऑपरेशन मैत्री नेपाल से चलाया गया था। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद पर्यावरण से जुड़ा कुछ न्यूज़ है, बाघों के संरक्षण के लिए। तो टाइगर रिजर्व के बाहर, टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, मंत्रालय ने एक परियोजना शुरू करी है, और भारत का लगभग 30% बाघ अधिसूचित क्षेत्र से बाहर रहते हैं। मतलब ये बताया गया है कि जैसे 100 टाइगर हैं, अब 100 में से 30 तो हैं जिस क्षेत्र में जैसे पार्क में होना चाहिए, नेशनल पार्क, पर वो उससे बाहर घूम रहे हैं। तो ये वाली चीज़ के संबंध में ये अधिसूचना आई है। उद्देश्य क्या है कि अब अगर बाहर रहेंगे तो संघर्ष इनका मानव के साथ हो सकता है कि नहीं, मानव अगर कहीं मिल जाता है तो ये, और इनका शिकार भी हो सकता है। तो इन दोनों को रोकना मेन सरकार का काम है। अब इसके लिए जो संस्था काम करती है टाइगर के लिए, उसका नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, NTCA। तो इसका नाम याद रखना, हमेशा चर्चा में रहता है NTCA। ये सरकार की वैधानिक संस्था है। सरकार की कैसी है, एक वैधानिक संस्था है जो बाघों का संरक्षण और उनका आवास का संरक्षण करता है। किस कानून के तहत बना होगा सोचो ये, तो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके तहत ही इसे बनाया गया था, जिसका संशोधन आया था 2006 में। तो इसका कब बना था ये, तो 72 के अधिनियम के तहत, पर 2006 में बना। क्यों, क्योंकि इसका संशोधन आया था 2006 में। तो ये याद रखना है इसका। भारत में जो टाइगर से संबंधित जो भी काम मेन करता है यही संस्था करती है। इसके बाद है वित्त पोषण, इसे कहाँ से मिलता है, तो एक फंड बना रखा है कैंपा फंड, तो इसे याद रख सकते हैं। कैंपा फंड वित्त पोषण करता है जो रुपए की ज़रूरत पड़ेगी इसके बारे में। अब बाघ के बारे में देखें तो पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है, और भारत में ये इंडेंजर्ड में है, मतलब लुप्त प्राय में ये आते हैं श्रृंखला में। तो ये शीर्ष शिकारी होते हैं, मतलब सबसे ऊपर होते हैं, जिन्हें कहते हैं अपेक्स प्रेडेटर्स। इसके बाद अगली न्यूज़ है पश्चिमी घाट को लेकर। तो एक केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक रिसर्च की है, और इसमें बताया गया है कि पिछले 800 वर्षों में, अभी से नहीं है, 800 वर्षों में ये पूरा पश्चिमी घाट है, इसमें मानसून में वृद्धि हो रही है। तो यही वृद्धि के संबंध में ये रिपोर्ट आई है। तो पूछा जा सकता है कमी हुई है, वृद्धि हुई है, क्या हुई है, रिपोर्ट आई है, तो ऐसे आ सकता है। अब यह अध्ययन कर्नाटक के चेम्पांडी केरे झील के तलछट में जो विश्लेषण हुआ है उससे पता किया गया। मुख्य निष्कर्ष यही निकाला है कि इससे बाढ़, भूस्खलन और ये प्रवृत्तियाँ आगे और अधिक हो सकती हैं। अब बात करें पश्चिमी घाट का ज्योग्राफी में, तो पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर फैला हुआ है। गुजरात से स्टार्ट होता है, केरल से लेकर तमिलनाडु तक चलता है, क्योंकि वो कन्याकुमारी वाला एरिया बीच में है, तो केरल तमिलनाडु तक है। यूनेस्को के दुनिया में जैव जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है उनमें भी आता है। जैसे भारत में 4 हॉट स्पॉट है, उसमें से एक तो यही है, हिमालय है, म्यांमार है, और जो अंडमान निकोबार वाला सुंडरलैंड।
तो उसमें से एक तो यही है पश्चिमी घाट। जैव विविधता, यहाँ कुछ जीव पाए जाते हैं जो यहीं केवल स्पेसिफिक पाए जाते हैं, जिनमें एक है लॉइन टेल्ड मकैक, मतलब एक बंदर है जिसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, तो उसे कहते हैं लॉइन टेल्ड मकैक, मतलब शेर की पूंछ वाला मकैक। उसके बाद यहाँ पे एक विशाल गिलहरी पाई जाती है, किंग कोबरा। यहाँ की स्थानिक प्रजातियाँ हैं। नदियाँ कौन सी हैं तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब बहती हैं यहाँ पे। इसके बाद बात करें अगला, नैनी झील एक फेमस है। अब नैनी झील सुन के लोकेशन तो याद ही हो जाएगी, नैनीताल। अब नैनीताल को वैसे ही कहा जाता है, झीलों का जगह है ये, भारत में झीलों का जिला है नैनीताल वाला। अब यहाँ पे अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, नैनी झील का जल स्तर पिछले 5 वर्षों में सबसे निचले स्थान पर आ गया है। मतलब जो पानी है वो लगभग 4.5 फीट का ही रह गया है, तो पानी सबसे निचले स्तर पर आ गया। और अगर मीठे पानी कम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिर सूखे जैसी समस्या, मतलब पानी का स्तर कम हो जाएगा उस एरिया में। अब इसका आकार जो है इस झील का वो अर्धचंद्राकार है, ऐसे क्रिसेंट टाइप में। तो ये है नैना देवी का यहाँ पे मंदिर है, जो 64 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। बनी कैसे थी ये झील, टेक्टोनिक, जो विवर्तन की हलचल हुई थी, तो ये याद रखना है। चिंताएं क्यों ऐसा हुआ है जल स्तर, एक तो मानव हस्तक्षेप बढ़ा है, गाद का जमा हो चुका है क्योंकि आजकल भूस्खलन वगैरह और हो रही है, और प्रदूषण के कारण। एक समस्या यहाँ पे आ रही है यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन क्या है, सुपोषण होता है। एक तो पोषण होता है, जैसे पोषण अच्छा होता है, पर सुपोषण हो जाए सोचो तो, लोगों में जब सुपोषण होता है तो मोटापा बढ़ जाता है। वैसे ही सोचो पर्यावरण में भी तो कुछ होता है। तो जब भी हम एक तालाब के ऊपर हरी काई टाइप की देखते हैं, यही है यूट्रोफिकेशन। मतलब ये इन बार जो झील है, तालाब है, नदियां हैं, जहाँ पानी स्थिर रहता है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे डिटर्जेंट जाए, या कभी जब आसपास खेतों में जो पेस्टिसाइड या दवा खाद वगैरह यूज़ करी उनका पानी यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जो घास होगी वो एकदम फूलेगी ना, फैलेगी, क्योंकि उसे ज़्यादा खाना मिल रहा है, तो यही पूरी हरी घास जमा हो जाएगी। अब देखने में तो ये सही लगेगा, पर ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। सोचो आसपास मछलियाँ होंगी, उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उनके आसपास, तो यही सुपोषण के कारण इस पर जो फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके कारण ये समस्या है। कोचीन के बैक वाटर्स में जैव जो संदीप्ति, मतलब क्या है यहाँ पे, संदीप्ति मतलब थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया, इसे ल्यूमिनेसेंट कह सकते हैं, मतलब चमकदार टाइप का। पहले एक शब्द याद रखते हैं, बैक वाटर क्या हो गया होता है। तो जैसे सोचो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पे एक नदी गई यहाँ से, और वो नदी डायरेक्ट समुद्र में मिलनी चाहिए, कायदा तो यही कहता है। पर सोचो कि समुद्र के द्वारा ऐसे आसपास वाले एरिया में मिट्टी गाद जमा कर दी गई, ऐसे आसपास नहरों वगैरह से, तो ऐसे एक लाइन बन गई मान लेते हैं समुद्र का। पर तट जो है वो तट यहाँ से स्टार्ट होता है, मान लो तट की जो रेखा है, जैसे समुद्र ने एक लाइन इधर बना दी, पर तट की रेखा तो ये है, तो नदी डायरेक्ट जाके समुद्र में क्या मिल जाएगी, नहीं। तो ये एक एरिया से थोड़ा कटा सा एरिया होगा, जहाँ समुद्र का पानी साइड से जाएगा तो, और नदी का पानी भी मिलेगा, पर डायरेक्टली नहीं होगा, तो जो पानी भरा रह जाएगा किनारे पे, तो उसे ही कहते हैं बैक वाटर्स। तो यहाँ पे चमकदार नीली रोशनी दिखती है यहाँ पे, जिसे यहाँ के लोग कबरू कहते हैं। जो पर्यटन के लिए काफ़ी जाने जाती है, मतलब ये इस मतलब जो आसपास का पानी है यहाँ पे रोशनी चमकदार होती है, पर ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह क्यों, क्योंकि वही है कि यहाँ कुछ सूक्ष्म जीव के कारण जो समुद्री चमक उत्पन्न करते हैं, जिन सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है सेंटिलन्स। तो जो नेक्टिलुका सेंटिलन्स जो है इनके कारण, पर अगर ये जीव ज़्यादा हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें होंगी तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा, वही यूट्रोफिकेशन के कारण है। तो ये वाली चीज़ भी खतरनाक है। तो पूछा है कहाँ चमकदार ऐसा पानी देखने को मिलता है, तो केरल वाले एरिया में। अब गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं गिद्ध। तो गिद्ध को तो हम जानते हैं, साइंस में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन जो पीसीएस में रहा है वो यही रहा है कि गिद्ध की मृत्यु का एक कारण जो दवा है वो कौन सी दवा है, डाइक्लोफेनिक दवा, जो जानवरों को दी जाती है, ऐसे जो मवेशी होते हैं, मान ली गाय है, भैंस है, इन्हें दी जाती हैं उनके दर्द को कम करने के लिए। पर गिद्ध जब उन्हें खाते हैं, जब वो मर जाते हैं, तो गिद्धों को किडनी फेल और उनका लिवर फेल, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मेन कारण यही है, इस वजह से गिद्ध भारत में कम होते चले जा रहे। तो अब जटायु प्रजनन एक केंद्र है पिंजौर में, वहाँ पे कुछ जो गिद्ध थे उन गिद्धों को अब महाराष्ट्र में भेजा जा रहा है पुनर्वास के लिए, ताकि महाराष्ट्र में उन्हें ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और ये सारी चीज़ें हो सके। तो जो जटायु प्रजनन केंद्र है वहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है, महाराष्ट्र में पुनर्वास के लिए। गिद्ध 2 प्रकार के मिलते हैं अपने यहाँ। एक होता है लंबी चोंच वाला गिद्ध, जो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। लंबी चोंच जो डाइक्लोफेनिक के कारण, मतलब जहरीली दवा के कारण ये मर रहा है।
दूसरा है सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध। ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्व वाले इस वाले साइड वाले जो देश हैं इनमें पाया जाता है। तो ये सभी डाइक्लोफेनिक के कारण इनमें संकटग्रस्त हैं और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में और आ चुके, मतलब ये बिल्कुल लास्ट ही है एक तरीके से। तो ये अगला कला और संस्कृति से संबंधित न्यूज़ है, एक सरहुल त्यौहार। तो झारखंड और जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे मनाया जाता है इस वाले एरिया में जनजातीय क्षेत्र में सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार का मतलब होता है साल वृक्ष की पूजा। तो साल एक वृक्ष होता है उसकी पूजा आदिवासी लोग करते हैं सूर्य और पृथ्वी को प्रतीकात्मक रूप से, जिसमें सरना माँ मतलब साल के वृक्षों की पूजा की जाती है और उन्हें सरना माँ का निवासी माना जाता है। तो जितनी भी जनजातियाँ मुंडा, संथाल, उरांव हो, ये सारी जनजातियाँ इस त्यौहार को मनाती हैं। तो अगर पूछा जाए किस एरिया में है तो ये छत्तीसगढ़ झारखंड वाला एरिया। इन्हें पवित्र उपवन भी कहा जाता है, मतलब इन्हें संरक्षण दिया जाता है। तो ये लोग पूजा करते हैं सरहुल त्यौहार पे। इसके बाद बात करें हड़प्पा स्थलों की कुछ खोज की गई है। तो हरियाणा के भिवानी जिले में 4400 साल पुराने 2 हड़प्पा के स्थल को अब पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया। मतलब अभी तक रिसर्च चल रही थी, अब कह दिया गया ये एग्जैक्टली हड़प्पा के ही हैं। तो 2 के नाम याद रखने और हरियाणा में, वैसे हरियाणा में राखी गढ़ी तो पड़ते ही है, 2 और मिलेंगे। एक है टिघराना और दूसरा है मिताथल। तो एक टिगराना और एक है मिताथल, 2 ऐसी जगह हैं जो हरियाणा में हड़प्पा स्थल मिले हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि टिगरना का कहाँ है और मिताथल कहाँ पे है। इसके बाद है तो ये जो मिताथल है इसकी खोज वैसे 1913 में ही हो चुकी थी, हड़प्पा से पहले ही, जब मतलब 1921-22 में हम पढ़ते हैं राखलदास बनर्जी वगैरह ने की थी। पर यहाँ पे तब समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे और इसका तब महत्व को समझा नहीं गया तब, पर अभी जब इसमें उत्खनन वगैरह हुआ है तो यहाँ पे हड़प्पा के नगर के प्रमाण मिले। ऐसे ये टिगराना वाले में क्या है, मानव बस्तियों की यहाँ पे निरंतरता देखी गई है। तो ये दोनों पहले से। अब एक और मिला है तांबे की प्लेटें जो हैं कुछ, उनको अब अनावरण किया गया, मतलब प्लेटें मिली हैं और उनको अब बताया गया है कि देवराय प्रथम से कि राज्याभिषेक से संबंधित वो तांबे की प्लेटें हैं। तो इस वजह से अब मेन पूछा जाएगा कि देवराय प्रथम कौन था। तो देवराय प्रथम संगम वंश का एक राजा था और इस शिलालेख में जो ये अभी लेख मिले हैं उनमें संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं में नागरी लिपि में ये मिले हैं। अब विजयनगर साम्राज्य का जो पारंपरिक चिन्ह होता था, प्रतीक चिन्ह, वो बराह मतलब सुअर हुआ करता था, लेकिन मोहरों पे क्या यूज़ किया गया है, विष्णु। जो अभी हमें मिला है मोहर वगैरह उन पे विष्णु के अवतार, बामन मतलब बामन अवतार, जो विष्णु का बामन, बराह जब पढ़ते हैं ना भगवान ने बराह अवतार लिया था वो बामन अवतार, तो वही विष्णु के अवतार की छवि यहाँ पे मिलती है। उसके बाद है कि तिथि लगभग 1328 अंकित है प्लेटों पर, जो 1406 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। तो ये याद रखना है किस वंश के आसपास, देवराय प्रथम जो संगम वंश का था। अगला है जीआई टैग को लेकर। तो कुछ उत्पादों को जीआई टैग मिला है जिनमें कन्नाडी पाया करके है, ये केरल का एक आदिवासी हस्तशिल्प है। जैसे ये प्लेट सी दिख रही है चटाई सी, ये चटाई क्या है, दर्पण जैसी दिखती है, मतलब चमकदार है कांच जैसी। तो ये चटाई जो है इसे ही कहा जाता है कन्नाडी पाया करके। तो ये जीआई टैग पाने वाला केरल का पहला आदिवासी हस्तशिल्प है। दूसरा क्या है, बनारसी शहनाई, जो बनारस की शहनाई है उसे तो हम जानते ही हैं। बनारस में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ने क्या किया था, शहनाई को लोकप्रिय बनाया था, तो इन्हें जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग के लिए जो अधिनियम आया था वो 1999 में आया था अधिनियम, और 2004 में भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। वैधता कितनी रहती है, एक बार जीआई टैग मिल जाता है 10 वर्ष के लिए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ देखें, कुछ सैन्य अभ्यास। पहला सैन्य अभ्यास है अभ्यास इंद्र। तो इंद्र होता है रशिया के साथ, इम्पोर्टेंट है इंद्र का, वो किसके साथ होता है, रशिया के साथ है। इसके बाद है, इस बार हुआ कहाँ था पूछा जाए तो चेन्नई में, रशिया के साथ होता है, चेन्नई में हुआ है इस बार। दूसरा है टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ अमेरिका के साथ होता है और इस बार हुआ है विशाखापट्टनम पूर्वी समुद्री तट पे। तो 2 देखे, एक अमेरिका के साथ हो गया और एक रशिया के साथ। रशिया के साथ इंद्र और टाइगर ट्रायम्फ अमेरिका के साथ। इसके बाद अगली बात करें, अगला अभ्यास है डस्ट लेक। अब डस्ट समझ में आ रहा है, डस्ट मतलब रेत वाला। तो उज्बेकिस्तान वाला एरिया है ऊपर, उज्बेकिस्तान जो है भारत में, भारत से जब हम चलेंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान, फिर
उज्बेकिस्तान वाला एरिया। तो उज्बेकिस्तान के साथ होता है और अभ्यास जो है ऑपरेशन डस्ट लेक है। ये इस बार कहाँ हुआ, ये भी पुणे में हुआ। तो हमने जो तीनों पढ़े हैं ये कहाँ हुए, भारत में ही हुए हैं। तो ये पूछा जा सकता है भारत में हुए, क्योंकि पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, उन्होंने मंथ वाइज पूछ लिया था कहाँ हुए क्या हुए। तो ऐसी चीज़ें याद रखना। ऐसे ही है डेजर्ट फ्लैग। अब डेजर्ट वाला फिर वैसे ही है, तो ये यूएई मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो डेजर्ट फ्लैग यूएई वायुसेना का है। इसके बाद है प्रतिभागी देश। इस डेजर्ट फ्लैग में भारत तो भाग लेता ही है, भारत के अलावा 10 देश हैं, जैसे यूएई, अमेरिका, मतलब बहुत सारे देश हैं, तो ये जाएगा। अगला बिम्स्टेक के संबंध में हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसका जो छठा शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। बना कब था बिम्स्टेक, 1997 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा ये बना था, और इसका जो सचिवालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। बाकी हम देश जो हैं इससे जुड़े हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब दो ऑपरेशन के बारे में हमें, मतलब दो जगह के बारे में पढ़ना है। एक ऑपरेशन अटलांटा है। ऑपरेशन अटलांटा क्या है कि यूरोपीय यूनियन जो है उनकी नौसेना का एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन अटलांटा। ये करता क्या है, जब हम अफ्रीका मैप का मैप देखते हैं तो ये वाला एरिया में होम ये दिखता है, जो इसके आसपास वाला एरिया ये, तो ये एरिया अरब प्रायद्वीप है, और यहाँ पे है सोमालिया। तो सोमालिया और अरब प्रायद्वीप के बीच है। सोमालिया डाकू जो होते हैं, समुद्री डकैत, वो काफ़ी सक्रिय होते हैं। उनसे निपटने के लिए जो यूरोपीय संघ है वो उसने चलाया था ऑपरेशन अटलांटा। अभी से नहीं है, पुराना है, 2008 से ही है, तो यूरोपीय यूनियन का है। अब चूंकि वो लोग भारत आए थे, ये अभ्यास का कुछ जुड़ा भारत में हुआ है, इस वजह से भी चल रहा है। तो सोमालिया तट पे याद रखना, ये डकैत वगैरह होते हैं उनसे रोकने के लिए जो समुद्री है, और इसी एरिया में हिंद महासागर और लाल महासागर में ये संचालित किया जाता है। अब अगला है एक ओटावा कन्वेंशन। अब ओटावा कन्वेंशन क्या है, हम ओटावा तो सुन के लग ही रहा होगा, कहाँ पे है, कनाडा का ओटावा। तो ओटावा में एक सम्मेलन हुआ था, उसी को कहा गया ओटावा कन्वेंशन। अब ये तो पुराना है, हम अब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भूमि खदान संधि थी ये। मतलब क्या होगा, कोई भी देश सुरंगें नहीं बनाएगा, बड़ी खदान नहीं करेगा, पर इससे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जो हम इन्हें कहते हैं बाल्टिक कंट्री, तो बाल्टिक कंट्री अब इस कन्वेंशन से बाहर आ चुकी हैं। तो नाटो के सदस्य पोलैंड, फिनलैंड और 3 बाल्टिक कंट्रियाँ, ये सब इससे बाहर आ गए। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ओटावा कन्वेंशन क्या है। अब ये बाहर क्यों आए, क्योंकि वर्तमान में यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई चल रही है, तो इन देशों को लगता है कि अगर युद्ध वगैरह होगा तो हमें ज़मीन में सुरंगें बनानी पड़ेंगी, माइंस बनानी पड़ेंगी, तो अगर इस ट्रीटी में रहेंगे तो बना नहीं पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे एंटी पर्सनल लैंड माइन कन्वेंशन हुआ था, ये 97 में। अब ये देश इससे बाहर आ चुके। अमेरिका, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, भारत ये पहले से ही इस पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं। तो भारत ने भी इस पर भारत ने ये कहा है कि हमें ज़रूरत पड़ती है, तो भारत गैर पार्टी सदस्य है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर पहले से ही नहीं किए, क्योंकि भारत पाकिस्तान से मतलब इस पाकिस्तान, चाइना और इन बॉर्डर पे हमें सुरंगें बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हुआ। अगला है एक बाईपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार, इसे याद रखना है, बाईपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या है, अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा था। इसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति में 2 तरीके की मानसिक बीमारियां होती हैं एक ही साथ। एक तरफ वो मानसिक विकार में अवसाद के रूप में डिप्रेशन होगा, और दूसरी तरफ उसका असामान्य रूप से, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में ही वो ओवर कॉन्फिडेंट टाइप का, मतलब जैसे अत्यधिक खुशी, तेजी से बोलना, आत्मविश्वास में वृद्धि, ये भी होता है। तो इसे कहते हैं मैनिक एपिसोड और डिप्रेशन एपिसोड। तो इस दोनों बीमारी में बाईपोलर डिसऑर्डर इसी वजह से 2 चीज़ें एक साथ दिखती हैं। एक तरफ उसका अत्यधिक खुशी, ये सारी चीज़ें दिखेंगी, एक तरफ डिप्रेशन। तो ये एक बीमारी है जिसके लिए 30 मार्च को दिवस भी मनाया जाता है। तो पूछा जाए ये क्या है, तो ये दोनों सिचुएशन एक साथ रहती हैं इसमें। इसके बाद है भारत ने एनीमिया के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी है। तो एनीमिया से भारत में 60%, 59-60% भारत में महिलाएं जो एनीमिया से शिकार है। एनीमिया क्या है, रक्त की कमी लोगों के भी जो ब्लड में होती है, रक्त की कमी, मतलब, और रक्त में क्या कमी होती है, हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है। तो और हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर में ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन ही ले जाता है अंगों तक। तो अगर ये घट जाएगा तो शरीर में ऊर्जा की कमी और बीमारियां ज़्यादा रहेंगी, ये सारी चीज़ें। तो एनीमिया के लिए सरकार ने एनीमिया मुक्त भारत 2018 में एक लॉन्च किया था, 666, ये रणनीति थी। तो ये याद रखना है इसके बारे में। और उसी से संबंधित एक अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान।
इसके बाद बात करें भारत न्याय रिपोर्ट है, किसने निकाली टाटा ट्रस्ट ने। इसमें दो चीज़ें बस केवल याद रखनी है हमें, रिपोर्ट में टॉप किसने किया है, न्याय समझ में ही आ रहा है, जिसमें न्याय की सभी चीज़ें अच्छी हुई, पुलिस अच्छी, कानून अच्छे, जेल अच्छा। तो टॉप पे रहा है कर्नाटक और सबसे लास्ट पे रहा है पश्चिम बंगाल। ये दो फैक्ट याद रखनी है, टॉप पे कौन रहा है, कर्नाटक, और लास्ट में रहा है न्याय में पश्चिम बंगाल। तो ये दो चीज़ें याद रखना। पर एक अलग फैक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा महिलाओं की हिस्सेदारी पुलिस और न्यायपालिका में बिहार में ज़्यादा अच्छी है, और राज्यों की अपेक्षा, मतलब औसतन अनुपात निकाला जाए तो बिहार राज्य पुलिस में महिलाएं ज़्यादा हैं। इसके बाद बात करें कुछ चर्चित स्थल जो हम अब डेली कवर किया करेंगे जब भी हमारा सेशन चलेगा। तो कुछ जगह के नाम है, जैसे सबसे पहला देखना है यारलुंग जांगपो। अब ये कहाँ है वो अभी हम देखेंगे। कोरल त्रिभुज जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस की साइड है। और एक है आगालेगा आइलैंड। यहाँ पे क्यों अभी हम पढ़ रहे हैं, ये मॉरिशस का एक द्वीप है जहाँ भारत अपना एक सैन्य अड्डा विकसित कर रहा है ताकि हिंद महासागर में भारत की स्थिति और मजबूत हो सके। तो तीन सिचुएशन अभी हम मैप में देखते हैं, यारलुंग, कोरल त्रिभुज और आगालेगा आइलैंड। इसके बाद और दो तीन स्थान है, जैसे है काबो डेलगाडो। काबो डेलगाडो मोजाम्बिक में, यहाँ पे इस्लामिक उग्रवाद के कारण विशाल गैस के भंडार अभी चर्चा में चल रहे हैं। एक कुक द्वीप समूह मिलेगा हमें जो कहाँ है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। एक बंगस घाटी है, बंगस घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये सारी वो जगह हैं जो पिछले एक साल में इम्पोर्टेंट रही हैं और हम थोड़ा करके डेली इन्हें कवर करेंगे। इसके बाद है एक है स्काराबोरो सोल। तो स्क्रैबरग सोल है, ये कहाँ है, दक्षिणी चीन सागर में, जो कि एक प्रवाल द्वीप है। इसके बाद तुवालू है। तुवालू क्या है, प्रशांत महासागर में एक छोटा आइलैंड कंट्री है। और एक हार्ड एंड, जो हर्ड है HERD ये वाला, हर्ड एंड मैकडोनल्ड द्वीप है। ये कहाँ है, दक्षिण, बिल्कुल दक्षिण हिंद महासागर में है। अब इन सबको मैप में थोड़ा देखते हैं पहले फिर अलग। सबसे पहला जो हमने देखा वो है ये वाला एरिया, जो स्क्रैबोरग सोल पढ़ रहे थे हम ना, तो वो स्क्रैबोरग सोल ये वाला एरिया कहलाता है। ये है चाइना की 9 डैश लाइन है ऐसे करके। तो स्क्रैबोरग, स्पार्टली आइलैंड है यहाँ पे, पैरासेल आइलैंड है यहाँ पे। तो यहाँ पैरासेल, स्क्रैबोरग, ये स्क्रैबोरग है, ये पैरासेल है, यहाँ स्पार्टली आइलैंड है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कहाँ पे याद रखना है, इस वाले साउथ चाइना सी में। तो पहली चीज़ हुई यहाँ पे। इसके बाद बात करें कि जो हमने आगालेगा आइलैंड पढ़ा था, आगालेगा आइलैंड जो भारत यहाँ पे एक अपना सैन्य अड्डा बना रहा है, तो वो ये रहा, मेडागास्कर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेगा। इसके बाद हमने जो मोजाम्बिक का क्षेत्र देखा था, वो मोजाम्बिक का क्षेत्र यहाँ पे रहेगा, जो इस्लामी प्रभाव के कारण अभी चर्चा में चल रहा है। इसके बाद कुक आइलैंड जो देखा, कुक आइलैंड, जब हम न्यूजीलैंड से आगे जाते हैं तो हमें क्या पड़ता है, कुक आइलैंड इस साइड, तो कुक आइलैंड भी देखा हमने। इसके बाद है बेंगस वैली। बंगस वैली है जो कश्मीर में है। तो जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे है बंगस वैली। तो ये सारी जो वो लोकेशन हैं जो चर्चा में रही हैं, तो ये क्या करना है, इन्हें याद रखना है। इसके बाद और हैं कुछ लोकेशन, जैसे तुवालू कंट्री पूछा था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में कौन सा है, ये तुवालू आइलैंड कंट्री है। तो ये है। इसके बाद जो है ये हमने देख ही लिया, स्क्रैबोरग आइलैंड है, तो ये देखा हमने। अब इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो नाम हमने देख लिए। अब यहाँ पे दो नाम, ये वाला देखो, हाइड एंड मैकडोनल्ड, ये वाला कहाँ है, जब हम दक्षिण बिल्कुल जो पढ़ते हैं अंटार्कटिका वाला एरिया, तो अंटार्कटिका से थोड़ा सा ऊपर क्या है, हार्ड एंड मैकडोनल्ड द्वीप है। तुवालू हमने देख लिया, स्क्रैबोरग सोल देख लिया, बंगस वैली, कुक आइलैंड, ये सारे मैप की चीज़ें। बस ये पूछा जाएगा ये कहाँ पे है। अब एक इम्पोर्टेंट है कच्चा तीबू द्वीप, ये कहाँ है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में 1974 में एक समझौता हुआ था, उसके द्वारा यहाँ पे हमने एक छोटा सा आइलैंड है उसे दे दिया था, कच्चा तीबू आइलैंड जिसे कहते हैं श्रीलंका को। असल में कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं, वो छोटा सा है, मछुआरे अपना केवल जाल सुखाते थे, तो भारत ने दे दिया श्रीलंका को। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने इसे वापस लेने के लिए अभी कहा है कि वापस ले लो इसे, क्योंकि इस वाले एरिया में अब जब भारतीय मछुआरे जाते हैं तो श्रीलंका उन्हें पकड़ लेता है, जबकि पहले से ये हमारा था। ऐसे ही एक तुती द्वीप कहाँ पे है, सूडान में। अब सूडान वाला एरिया देख लेते हैं मैप में, तो सूडान, इस वाले एरिया में सूडान मिलेगा। तो सूडान में यहाँ पे तूती द्वीप है, जो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खार्तूम वाले शहर में सूडान में युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पे ब्लू और वाइट नील का संगम वाला क्षेत्र है, तो तूती आइलैंड वाला हो गया। तो हमने सारे मैपिंग के क्षेत्र भी देख लिए, जैसे ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, आगालेगा आइलैंड। इसके बाद है
आगलेगा आइलैंड वाला। इसके बाद है ये कुक आइलैंड, कई बार क्वेश्चन में पहले से आ चुका है, पूछा जाएगा न्यूजीलैंड के साउथ में, न्यूजीलैंड के उत्तर में, पश्चिम में है, किस साइड है। तो ये बंगस वैली हो गया। बंगस वैली के बाद तुवालू हमने पढ़ लिया, तुवालू के पास स्क्रैब और सोल हो गया यहाँ पे। तो ये अब कुछ लास्ट में हम कुछ व्यक्ति देखते हैं जो चर्चा में रहे, जैसे के कस्तूरी रंगन। तो जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020 वाली, वो इन्हीं की अध्यक्षता में तैयार की गई थी, और ये पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं वो किसके रहे हैं, इसरो के। तो ये याद रखना। इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे 1873 में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की गई थी। तो किसने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, ज्योतिबा फूले ने 1873 में। तो अभी ये चर्चा में रहे थे, तो इसके लिए। इसके बाद है राजा रवि वर्मा। जब भी हम भगवान की ऐसी तस्वीर देखते हैं तो ये बेचारा आता होगा ना, पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो चित्रकार राजा रवि वर्मा ही थे, जिन्होंने जो पौराणिक कथाओं को दृश्य रूप दिया था। मतलब जो भगवान की कहानियाँ थी, पहले कहानियाँ ही चलती थी, उन्हें पेंटिंग फॉर्म में करने का काम जो किया था बड़े पैमाने पर, और वो राजा रवि वर्मा ने ही किया था। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट वैसे ही रहती है। उसके बाद है दरीपल्ली रमैया। दरीपल्ली जो रमैया है ये तेलंगाना के ट्री मैन है, जिन्हें सामाजिक वानिकी के लिए जाना जाता है। तो ये लोग वो हैं जो अभी चर्चा में रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है पद्म पुरस्कार के बारे में बात करें तो पद्म पुरस्कार 2025 वाला जो है वो दिया गया है। अब इसको देखें तो ये भारत का सबसे क्या है उच्च सम्मान होता है, 1954 से ये दिया जा रहा है। इस बार जो दिया गया है वो दिया गया है 139 लोगों को, जिसमें 7 को पद्म विभूषण है और 19 को पद्म भूषण है और 113 को क्या है पद्म श्री है। तो 7 वाला जो है ये याद रखना है। पद्म विभूषण कितने को मिला है 7, टोटल कितना है 139 है। तो ये याद रखना है। जैसे है जिसमें नागेश्वरम रेड्डी हैं, जो 7 मिला है उनमें एक का नाम है नागेश्वरम रेड्डी हैं, जगदीशन है, उसके बाद है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया हैं। इन लोगों को हम बाद में अलग से एक चार्ट में पुरस्कार करके एक दिन करंट अफेयर्स में क्लियर करेंगे, तो हम अलग से देखेंगे ना। इसके बाद है श्रीलंका मित्र विभूषण। तो श्रीलंका ने क्या किया है, मोदी जी को सबसे अपना बड़ा सम्मान दिया है, मित्र विभूषण है। इसके बाद है सिप्री की जो रिपोर्ट आई है हथियार खरीदने में या हथियार के व्यय करने में भारत की 5वीं रैंक है, और 5वीं रैंक रहेगी। अंकटाड ने जो रिपोर्ट निकाली है टेक्नोलॉजीज़ में, उसमें रैंक है भारत की जो 170 देशों में 36वीं रैंक है टेक्नोलॉजीज़ में। जीरो शैडो डे क्या होता है, सोचो कि सिर पे चंद्र मतलब जो सूर्य है वो बिल्कुल सिर पे हो, बिल्कुल ऊंचाई पे, तो क्या हमारी परछाई बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्य क्या है ऊपर है। तो यही होता है। तो वर्ष 2 बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य पहुंचता है। तो दिन दोपहर का समय जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है तब क्या होता है, कोई छाया नहीं बनती है, सही कहते हैं जीरो शैडो डे। फिर एक है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है, ग्रामीण जो परिवार है गांव में क्या होता है, घर में कोई कागजात तो होते नहीं है घर के, तो अगर फिर विवाद ज़्यादा होते हैं। तो स्वामित्व योजना इसलिए है कि जो घर में रह रहा है जिसकी संपत्ति है उसे क्या है उसका कानूनी अधिकार दे दिया जाएगा। इसके बाद है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। अब दवाएं कई बार क्या होती हैं, नकली दवाएं पकड़ी जाती हैं, कई बार विवाद होते हैं, तो उन्हीं के लिए क्या किया है CDSCO ने 35 ऐसी दवाओं के बिक्री पर रोक लगा दी है जिनमें जो मिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं था। तो किसने लगाई है, CDSCO। तो ये पूछा जा सकता है ये संस्था ने लगाई है। तो ये हमने आज करंट अफेयर्स के साथ मैप भी देखा, आगे से हम इसे कंटिन्यू रखेंगे।